हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी टीजीटी पीजीटी में जैसा कि आप जानते भी हैं, एक नया अध्याय जोड़ा गया है, एक नया पैटर्न जोड़ा गया है जिसमें 30 नंबर के जीएस से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। और विद्यार्थियों में इसको लेकर के एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब तक जो एडेड विद्यालय थे उनमें जो टीजीटी पीजीटी के माध्यम से भर्ती होती थी उसमें जीएस का कोई स्थान नहीं था। हालांकि ये अलग बात है कि जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, या जीआईसी एलटी हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, इनमें जीएस था, लेकिन टीजीटी पीजीटी में नहीं था, इतना आप लोग जानते हैं। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। प्रतिदिन एक 30 क्वेश्चन, इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम के समय तक जाते जाते हम लोगों के पास लगभग 2 से 2,500 प्रश्नों की एक सीरीज हो जाए, श्रृंखला हो जाए। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, 20 मिनट की, आराम से आप लोग देख सकेंगे, बार बार रिवीजन कर सकेंगे और कहीं न कहीं यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए, थोड़ा छोटा सा इंट्रो रहा, अब सीधे वीडियो पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, समसामयिकी। आप सिलेबस उठा के देखेंगे, उसमें पहली यूनिट समसामयिकी, इसीलिए हम यहाँ पहली यूनिट समसामयिकी को ही रखे हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो अभी दिसंबर तक जाते जाते पुराना हो सकता है प्रश्न, लेकिन इनकी जो प्रासंगिकता है इतनी ज़्यादा बनी रहेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसका सही जवाब हो जाएगा। 53वें न्यायाधीश हैं। इनकी प्रासंगिकता इतनी ज़्यादा क्यों है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में छात्रों से संबंधित जो आंदोलन हुआ उसमें कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक इंस्टाग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बनी हुई पार्टी थी, उसने सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जो कॉकरोच शब्द युवाओं के लिए प्रयोग किया गया था, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा ही कहा गया था, ऐसा सोशल मीडिया में देखने को मिला, ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह प्रश्न हर एक बार जब वर्ष में मिल जाता है तो पूरे वर्ष यह परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बना रहता है। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे या वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले पूछे, दोनों जो है किससे संबंधित है? तो दोनों एक ही हो जाएगा। क्रम में 60वां है और वर्ष में 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तमिल कवि और गीतकार लेखक आर वैरामुथु को तमिल भाषा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। पहला नाम जो इसमें दिख रहा है विनोद कुमार शुक्ल का, यह पुरस्कार इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला था और इनका अभी निधन हो गया है। बहुत जाने माने व्यक्तित्व थे, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? यह भी बहुत मतलब परीक्षा के दृष्टि से बहुत बेहतरीन रहेगा, इसको आप ज़रूर दिमाग में बनाए रखिएगा। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद रोधी कार्रवाई की गई थी वो ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता होगा पहलगाम में कैसे निहत्थे लोगों पर, निहत्थे जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर धर्म के आधार पर जो अत्याचार किया गया था, उसके विरोध में यह अभियान शुरू किया गया था और इसमें भारतीय सेना काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की थी। हालांकि यह बीच में रुक गया था, उसकी एक अलग कहानी है, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान से जोड़ कर देखिएगा। वर्ष 2026 का आईपीएल का 19वां संस्करण किस टीम ने जीता है? तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि खेल, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें खेल लिखा है कि खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो स्विट्ज़रलैंड में, उससे भी प्रश्न आएगा कि भारतीय टीम ने कितना, तो हम लोग आगे उस प्रश्न को भी शामिल करेंगे। फिलहाल आप यहाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, पहला ऑप्शन है आरसीबी। और इसके कप्तान कौन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। रजत पाटीदार है। चलिए
विराट कोहली इसी टीम में खेलते हैं, लेकिन वो कप्तान नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि ऑप्शन में उनका नाम दे दे। दूसरी बार लगातार इस टीम ने अपना संस्करण जीता। फाइनल उसका गुजरात टाइटंस से था, गुजरात टाइटंस हार गई थी, आरसीबी जीत गई थी। देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है और लगभग 207 से 8 सीटों को उसने जीता है। और वहाँ पे इनके मुख्यमंत्री बने हैं कौन? शुभेंदु अधिकारी वहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री बने। पहले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो यह प्रश्न बार बार पूछता है, तो भाला फेंक हो जाएगा, जेवलिंग थ्रो इनका खेल है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को भाला दिवस मनाने की घोषणा की, हैंडलूम दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा की, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 दिवस 1 तारीख को मनाया जाएगा, 7 अगस्त को। चलिए, अगली यूनिट है भारतीय इतिहास। इससे भी प्रश्न पूछेगा और निश्चित रूप से पूछेगा। तो इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे आया हुआ है। चलिए, तो जैसे गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु और सरस्वती में इनमें प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है और सबसे पवित्र नदी कौन है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो सिंधु इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, व्यापारिक नदी है, और सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है। तो सर्वाधिक बार किसका उल्लेख होगा? जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसका बार बार प्रयोग हो रहा है, व्यापार में प्रयोग हो रहा है, तो सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ज़्यादा प्रश्न यही पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। तो 3रा हो जाएगा। यहाँ यजुर्वेद है या यज्ञ से संबंधित वेद है। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना भूत पिशाच से, या राजा परीक्षित का उल्लेख हुआ अथर्ववेद में, इससे संबंधित है। राष्ट्र महिमा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश प्रेम, इनसे संबंधित है अथर्ववेद। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में जाके उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो एक 4 नाम याद रखिए। RVPK, मतलब R से राजगीर हो जाएगा, V से वैशाली हो जाएगा, P से पाटलिपुत्र हो जाएगा, K से कश्मीर हो जाएगा। तो राजगीर में पहली बौद्ध संगीत हुई थी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। V से वैशाली मतलब दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी। P से पाटलिपुत्र, यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। और K से कश्मीर, यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चलिए, तो अगला प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में, सत्ता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौटिल्य का ही था। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं। यह फैक्ट 1000 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 15 अधिकरण है, इसको याद रखिएगा, 1000 मत याद रख लीजिएगा, 15 अधिकरण है, उसको याद रखें। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
तो 1942 में प्रारंभ हुआ था। आप जानते हैं कि 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ था और 9 अगस्त को ये आंदोलन प्रारंभ हो गया और 9 अगस्त को ही जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे बहुत से बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत या कुछ उसमें से भूमिगत हो गए थे। चलिए, तो आप जानते हैं सारी कहानी। उस समय एक प्रश्न पूछता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे उस भारत के? तो लॉर्ड लिनलिथगो। उनके नाम में ही गो शब्द आता है, मतलब भारत छोड़ो या गो, जो भी समझिए। 1942 इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, इसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए कि 86वां संविधान संशोधन सन 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है संविधान में जोड़ा गया और इसे 21A में 21A में संविधान के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, संविधान में 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को रखा गया था। प्रश्न नंबर 14 है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी के साथ 2 शब्द और जोड़े गए थे। आप बताएंगे कि वो दोनों शब्द कौन से थे? 2 शब्द जोड़े थे। 42वां संविधान संशोधन था, 1976 का समय था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लागू थी और संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। सूक्ष्म या छोटा संविधान या लघु संविधान उसे कहा जाता है। तो समाजवादी के अलावा 2 शब्द और जोड़े गए थे, आप उन्हें ज़रूर बताइएगा कि वे 2 शब्द कौन से थे। बात करते हैं 1951 में। तो 1951 में संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन की। तो 42वें संविधान संशोधन की कई सारी बातें 44वें संविधान संशोधन में क्या की गई थी, उसे हटा दिया गया था। जैसे लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी जी ने 6 वर्ष कर दिया था, तो इसमें 5 वर्ष कर दिया है। 44वें संविधान संशोधन से एक महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था उसे हटाकर उसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया था। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। और संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि संसद करती है तो उसकी वैधानिकता व उसकी मौलिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र संस्था है, इसीलिए उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और यह प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसे पद हैं, मतलब कौन से ऐसे क्या उनको बोल सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसके सभापति होते हैं, तो यही उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। या राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते हैं लेकिन उसके सभापति होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति से संबंधित। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 75 है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब तक हम लोगों ने राजनीति को देखा, इतिहास को देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो बनाता है भारत में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR होता है, SLR होता है, इन सब चीज़ों को बनाने का कार्य कौन करता है? RBI करता है। नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है और संसद
के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संसद के 3 अंग कौन होते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, इसे जो है 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था। और यह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आप यदि पश्चिम से चलें, मैप पर पश्चिम से देखें, सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर क्रम से चलेंगे तो मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। यही 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो निश्चित रूप से गंगा नदी है। 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल डिस्टेंस होती है। और सबसे ज़्यादा जल संचय की क्षमता ब्रह्मपुत्र में है, तो इसको याद रखिएगा। यमुना नदी गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 2 नदियों से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी हो जाती है फीमर। पूछता है सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपीज हो जाती है कान की हड्डी। सबसे बड़ा अंग मानव का कौन सा है? तो त्वचा हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही हम लोग आगे और सुधारात्मक वीडियो बनाएंगे। अभी तो यह पहली वीडियो है आपके लिए, आप अपना इस पर व्यू ज़रूर दीजिएगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए या रोक दिया जाए, जैसा भी कहेंगे वैसा होगा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मेरे हिसाब से देखिए, स्रोत तो आप पढ़ ही लेंगे कि सूर्य के प्रकाश से मिलती है, लेकिन विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? जैसे कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का रेटिनॉल होता है, ऐसे ही सारे विटामिनों के रासायनिक नाम होते हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न छपेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला प्रश्न ये बन जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? और बेंगलुरु इसका सही जवाब है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। पूछ देगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय है। 15 अगस्त सन 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? आज दौर इसी का है, एआई का, इसी का फुल फॉर्म होता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको कहा जाता है। और इसका जनक कौन है भाई? तो इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए लास्ट सेगमेंट में चलते हैं अपने आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो प्रश्न आ सकते हैं। पहला, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया कि www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू, आप जानते हैं सीपीयू, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। जैसे रोम मेमोरी जो है इसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं, रैम जो है उसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित 2 प्रश्न देख लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और इससे भी ज़्यादा इससे एक कदम आगे जाकर पूछता है कि इसकी थीम क्या है? जिस वर्ष से मनाया जाता है उस वर्ष की उसकी थीम क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 5 जून हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होगी, है ना।
इसको ध्यान में रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या इसमें सुधार किया जाए, क्या और व्याख्या और ज़्यादा की जाए। जो भी सुझाव आपके होंगे सब आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।